हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को तीन पार्ट में बांटा गया है: दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपीय कंपनियां। सबसे पहले अपन दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। मध्यकाल में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने की दृष्टि से अरब प्रांत से प्रवेश किया। इसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटने का प्रयास किया। जब मोहम्मद गोरी ने लगभग उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब इसने यह शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश आते हैं। ठीक है, 5 आते हैं। कौन कौन सी डायनेस्टी आती है? 5। ठीक है, 5 राजवंश आएंगे इसके अंदर। गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश की बात होगी। ठीक है, गुलाम वंश जो होगा अपन सबसे पहले एक एक करके समझते हैं इन सबको। 5 राजवंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, पहला पार्ट लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, ये गुलाम वंश जो था ये चल रहा था 1206 से लेकर 1290। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक क्या चला था? गुलाम वंश चला था। इसी गुलाम वंश को इलबरी वंश भी बोलते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। भारत देश में राजस्व प्रथा को मध्यकाल में इसी ने प्रारंभ किया और दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसका निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में किस पर्टिकुलर सिर्फ गुलाम वंश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था किसने? इल्तुतमिश ने। और इसी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में तुर्क ए चलगाही और इकता प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, और इन दोनों प्रणालियों का विनाश किसने करा था? बलबन ने करा था। बलबन पूरे गुलाम वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने कई हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन किया था। पूरे गुलाम वंश की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आईएमपी क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। पूरे गुलाम वंश की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और इसने अपने शासन काल में केरा प्रणाली को अपनाया था, जिस कारण रजिया सुल्तान का व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? शंभुद्दीन कैमर्स था। याद रखिएगा, शंभुद्दीन। दूसरे वंश की बात करते हैं, खिलजी वंश की बात करेंगे। 1290 से लेकर 1320 से तक क्या चला था? खिलजी वंश चला था। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जमियत खान मस्जिद, सीरी का किला, हजारकंबा महल इत्यादि इमारतों का निर्माण कराया था। और इसने भारत देश में गुप्तचर प्रणाली को अपनाया था। बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को बरीद किया जाता था, जबकि सामान्य गुप्तचरों को मुनिहाल कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। याद रखिएगा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। और इसने पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था। पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था। याद रखिएगा, इसके सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी और खुसरो का अंतिम शासक हुए थे। अब बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक चला था। 1320 से लेकर 1414 तक। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? लकड़ी के महल में दबकर हुई थी इसकी मृत्यु। ठीक है, मध्यकालीन में इसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसके सेनापति का नाम जूना खां था। याद रखिएगा, क्या था? जूना खां था। और आगे चलकर यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। याद रखिएगा, इब्न बतूता भारत आया था और इसने रहला नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? रहला नाम की पुस्तक लिखी थी। और इन पुस्तकों में और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया था। इसने अपने शासनकाल में अमीर एक कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए कल्याणकारी योजना बनाना था। इसने अपने शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलवाए थे और इतिहास में इसे पागल राजा की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक अगला शासक बना था। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के टैक्स को बंद कर दिया था। केवल सिंचाई कर वसूला था, सिंचाई टैक्स वसूला था उसने। ठीक है, और इसने अपने शासनकाल में दीवान ए खेरात, दीवान ए बगदान की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक के बाद महमूद शाह तुगलक तुगलक वंश का अगला व अंतिम शासक बना था। ठीक है, अगले वंश की बात करते हैं तो सैयद वंश की बात होती है। इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था
और अंतिम शासक इसका अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, सैयद वंश से इतना याद रखिएगा। बस सैयद वंश का सन जो था वो याद रखिएगा, 14 से लेकर 1451 तक सैयद वंश चला था और इसके संस्थापक का नाम क्या था? खिज्र खां था। बस यही आईएमपी है सैयद वंश में। अब बात करते हैं अपन लोधी वंश की बात करते हैं। 1451 से लेकर 1526 तक चला था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बहलोल लोधी था। ठीक है, और इसने अपने राज्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे और इन्हीं सिक्कों को बहलोल सिक्के कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोधी अगला शासक बना। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने और अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसने सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था पूरी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और अंत में 21 अप्रैल 1526 ये डेट याद कर लीजिएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को युद्ध में पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। याद रखिएगा, बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को फाइनली इब्राहिम लोधी को युद्ध में पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और यहाँ पर खत्म हो जाता है अपना दिल्ली सल्तनत, पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ से मुगल काल की। इतना सा दिल्ली सल्तनत था, इसमें 5 वंश थे, अपन ने 5 वंश को डिस्कस कर लिया है। अब मैं इससे 5 वंश से एक आईएमपी पॉइंट छूट रहा है, बता देता हूँ अमीर खुसरो के बारे में, जो कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। याद रखिएगा, मोहम्मद हसन था। और जो खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखिएगा, और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको आता है? अमीर खुसरो को आता है। बस अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं मुगल काल की बात करेंगे अपन। अब मुगल काल की बात करेंगे। याद रखिए, मुगल काल 1526 से लेकर 1707 तक अपन मुगल काल डिस्कस करेंगे। 1526 से लेकर 1707। याद रखिएगा, 1206 से लेकर 1526 अपन ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत। अब 1526 से लेकर 1707 तक अपन पढ़ेंगे मुगल काल। ठीक है, जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पाद मचा दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अफगानिस्तान के सरदार बाबर को भारत बुलाया था। याद रखिएगा, बाबर को भारत बुलाया था और भारत पहुंचकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। बाबर की बात करते हैं इसमें अपन। अब 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का राज चला था। भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के पर्तूनिया नामक इलाके का सरदार था और उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था और ये शुद्ध तुर्क थे। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। याद रखिएगा, 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे भारत आने के बाद और चारों युद्ध में बाबर ही विजय हुआ था। चारों युद्ध एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखिएगा, इनसे 101% मेन बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला लेते हैं अपन पानीपत का युद्ध लेते हैं। 1526 में बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक है। तो 1526 से लेकर 1529 तक इसने युद्ध लड़े और फाइनली 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1526 में पहला युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इसने और इब्राहिम लोधी के युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोधी को इसने युद्ध में पराजित करके बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। बाबर ने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, चंदेरी के युद्ध की बात करते हैं। इसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है 1528 में। 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। याद रखिएगा, मेदिनी राय को हराया था और इस प्रकार से बाबर ने लगातार 3 युद्ध जीत लिए थे। इसके बाद अपन बात करेंगे 1529 की। 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा, अफगानों के अगेंस्ट लड़ा था और बाबर यहाँ पर विजय प्राप्त हुआ था। बाबर ने लगातार 1526, 1527, 1528 और 1529 में लगातार 4 युद्ध जीते थे। खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी और अपनी दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इसकी आत्मकथा का नाम बाबरनामा था और 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी और बाद में इसे काबुल ले जाकर दफना दिया गया था और इसके बाद हुमायूं इस अगला शासक बना था मुगल साम्राज्य का। हुमायूं की बात करते हैं। 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं का राज चला था। हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी, शक, अफगानों इत्यादि लोगों ने आक्रमण किया था। इन सभी को युद्ध में पराजित करने के बाद हुमायूं दोबारा शासक बना था। हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। बहुत आईएमपी क्वेश्चन, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था हुमायूं शासनकाल में। याद रखिएगा, और यह रोड कलकत्ता से पाकिस्तान पेशावर के लिए जाती है। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है और इसकी रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने की थी। आईएमपी ये भी क्वेश्चन है। 1556 ईस्वी में
1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। और इसके बाद इसका पुत्र अकबर मुगल काल का अगला बादशाह बना। मुगल काल का अगला शासक अकबर बना। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल चला। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। प्रारंभ में बैरम खां इसका मुख्य संरक्षक था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में कई हिंदी ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के टैक्सों को वसूलना बंद कर दिया था और इसने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और इसके अनुसार सभी धर्म समान होते हैं। दिन ए इलाही स्वीकारने वाला पहला व्यक्ति अकबर था और पहला हिंदू बिरबल था। ध्यान रखना, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों में बिरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खान, मानसिंह जो कि इसका सेनापति था, राजा टोडरमल, फेजी, अबुल फजल इत्यादि शामिल थे। इनमें से बिरबल अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। इसके बचपन का नाम महेश दास था और तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और इसने मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, कंठाभरण, वाणी विलास की रचना की थी। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में अब्दुल समद एक प्रसिद्ध चित्रकार था जबकि मुनीम खां पहला दीवान था। इसके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 ईस्वी में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित कर 1556 में, याद रखिएगा, भारत में उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा जमाया था और इसके बाद इसका पुत्र सलीम मुगल काल का अगला शासक बना था। याद रखना। एक आईएमपी पॉइंट है कि बुलंद दरवाजा अकबर ने ही बनवाया था गुजरात विजय पर। ठीक है, अब बात करते हैं सलीम जहांगीर की, जो कि अकबर के बाद मुगल काल का अगला शासक बना था। सलीम जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक सलीम जहांगीर का शासन चला था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम खां रखा था। पूरे मुगल वंश में सबसे न्याय का देवता कहा जाता था। किसको? सलीम जहांगीर को। 1611 ईस्वी में इसने जलंधर के शासक को युद्ध में पराजित कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था। किसने? सलीम जहांगीर ने। इसकी बेगम का नाम मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा था और यह फारस के सुल्तान मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और इसे ही नूर जहां के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकारी अपनी चरम सीमा पर थी। जहांगीर के बाद इसका पुत्र खुर्रम मुगल वंश का अगला बादशाह बना था। खुर्रम, याद रखिएगा, खुर्रम को ही शाहजहां बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। खुर्रम जो कि अगला शासक बना था। शाहजहां जो है, शाहजहां का शासनकाल चला था 1627 ईस्वी से लेकर 1657 तक। किसका था? शासन चला था शाहजहां का। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था और इसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल इत्यादि निर्माण कराया गया था। ताजमहल बनाने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार बादल खां था। इस मयूर सिंहासन पर सबसे पहली बार शाहजहां और अंतिम बार मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था क्योंकि इसके शासनकाल में फारस का लुटेरा नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान फारस ले गया था। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, याद रखिएगा, और मुमताज के नाम से इसी को जाना जाता है। शाहजहां के 7 संतानें थी और इन 7 संतानों में सबसे प्रिय संतान दारा शिकोह और औरंगजेब थे। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को युद्ध में पराजित करके मुगल वंश का अग्रिम शासक बन गया था। औरंगजेब की बात करेंगे 1657 से लेकर 1707 औरंगजेब का शासनकाल माना जाता है। औरंगजेब भारत देश को मुस्लिमों का देश बनना चाहता था। इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। इसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राम मंदिर प्रमुख रूप से शामिल थे। पूरे मुगल वंश में औरंगजेब ने सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था। औरंगजेब के बाद
बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगिरी, अकबर द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय अगले मुगल काल के शासक हुए थे। मुगल वंश का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय था, याद रखिएगा। औरंगजेब के गुरु का नाम मोहम्मद हकीम था, मोहम्मद हकीम। औरंगजेब को लोग जिंदा पीर कहकर बुलाते थे। मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू जो थे वो मतलब औरंगजेब के शासनकाल में ही थे। तो यहाँ पर मुगल काल पूरा खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों की, यूरोपीय कंपनियों की बात करेंगे। यूरोपीय कंपनी की बात करते हैं। जहांगीर के शासनकाल में 3 यूरोपीय यात्री विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो ने व्यापार करने की दृष्टि से भारत में प्रवेश किया था और व्यापार की अनुमति मिलने के बाद इन अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। यहाँ पर 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके लगभग बंगाल पर कब्जा कर लिया था। याद रखिएगा, आईएमपी पॉइंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करी थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ के नवाब मीर कासिम को पराजित करके पूरे बंगाल राज्य पर कब्जा जमा लिया था। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर पूरे मैसूर राज्य में कब्जा जमा लिया था। और इसके बाद 1797 ईस्वी में इन अंग्रेजों ने मुगल वंश के शाह आलम को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था और बाकी बचे हुए छोटे छोटे राज्यों को इन अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। पहला फ्रांसीसी कौन था? गवर्नर डुप्ले। और पहला डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस हडस्तमान। याद रखिए, कार्नेलिस हडस्तमान। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1611 में, पूर्वी तट की बात करें तो। अगर पश्चिमी तट की बात करें तो सबसे पहले सूरत में लगाई थी 1613 ईस्वी में, याद रखना। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी मतलब व्यापार की कोठी कहाँ पे लगाई थी? सबसे पहले इन्होंने सूरत में लगाई थी, 1668 में स्थापित की थी। ठीक है, किसने करी थी? तो फेंको केरो ने करी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने पश्चिम भारत में सूरत, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत में कोलकाता और उत्तरी भारत में दिल्ली में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी, अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा की गई थी। 1761 की बात करते हैं, 1761। याद रखिएगा। इसके बाद एक आईएमपी पॉइंट बता रहा हूँ मैं, पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में कुछ आईएमपी पॉइंट बता रहा हूँ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत खत्म होता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह सुनिएगा। 5-10 बार आप इस वीडियो को सुनेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद बस रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, आपके दिमाग में आंसर रहेंगे, पेपर में आप इजीली बना सकते हैं।